गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मूल अधिकार का टॉपिक लिया था और मूल अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों की प्रकृति के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया था। मूल अधिकारों के बाद भारत के संविधान का या भारतीय राज्य व्यवस्था का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं उसका नाम है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व या राज्य नीति के निदेशक तत्व इनको कहते हैं। अंग्रेजी में इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों के प्रावधान किए गए हैं। ये नीति निदेशक तत्व क्या हैं, थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नीति निदेशक तत्वों के जो प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान से लिए गए ये नीति निदेशक तत्वों के प्रावधान भारत के संविधान में किए गए लोक कल्याणकारी प्रावधान माने जाते हैं। अर्थात जनता के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए राज्य के द्वारा नीतियां किस आधार पर बनाई जाएंगी, इनका प्रावधान नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। इसलिए नीति निदेशक तत्वों को लोक कल्याणकारी प्रावधान कहा जाता है। नीति निदेशक तत्व राज्य को लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी बनाते हैं। राज्य की जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है, समाजवादी अवधारणा है, वो नीति निदेशक तत्वों से ही जुड़ी हुई है। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य होता है वो राज्य जिसका उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। और समाजवादी राज्य से तात्पर्य है कि राज्य समाज के सभी वर्गों का समान रूप से कल्याण करेगा, गरीब वर्गों, पिछड़े वर्गों के कल्याण पर विशेष बल देगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों के प्रावधान किए गए हैं। नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों से व्यापक माना जाता है, मूल अधिकारों से भी व्यापक माना जाता है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व जो हैं वो राज्य को या सरकार को जनता का कल्याण करने, जनता का विकास करने, गरीबों का कल्याण करने, गरीबों का विकास करने की नीतियां बनाने एवं कानून बनाने का निर्देश देते हैं। और नीति निदेशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना भी करते हैं। ये सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा पर भी आधारित माने जाते हैं। कुछ नीति निदेशक तत्व गांधी जी के सिद्धांतों पर भी आधारित माने जाते हैं, जिनके आगे हम चर्चा करेंगे। नीति निदेशक तत्वों की हम बात करें, मूल अधिकारों के कंपैरिजन में हम बात करें तो ये माना जाता है कि मूल अधिकार प्रमुख हैं, नीति निदेशक तत्व गौण हैं। और इसका कारण यह है कि मूल अधिकारों को वाद योग्य बनाया गया है। मूल अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति, मूल अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी खुद संविधान के द्वारा दी गई है। मूल अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार को भी मूल अधिकार बनाया गया है। अतः मूल अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। इससे ये तात्पर्य भी है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। जबकि यदि नीति निदेशक तत्वों का हनन होता है, नीति निदेशक तत्वों के हनन का मतलब है कि अगर किसी नीति निदेशक तत्व को सरकार लागू नहीं करती, उसकी अनुपालना में, उसके निर्देशन में सरकार कोई नीति नहीं बनाती, कानून नहीं बनाती, तो हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अपितु इनका पालन सरकार जनता के दबाव के आधार पर करती है, प्रभाव के आधार पर करती है। अर्थात जनता ने सरकार को चुना है, अतः जनता सरकार पर दबाव डालती कि उनके कल्याण की नीति बनाएं, वो उनके कल्याण के कानून बनाएं, और सरकार को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ता है और नीति निदेशक तत्वों की पालना में जनता के कल्याण या लोक कल्याण के कानून बनाने पड़ते हैं। तो ये नीति निदेशक तत्वों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या बातें मैंने आपको समझाई हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, अनुच्छेद वाइज मैं आपको समझाऊंगा कि किस अनुच्छेद में कौन सा नीति निदेशक तत्व दिया गया है। अनुच्छेद 36 में कौन सा है, 37 में कौन सा है, 38, 39, 40, 51 तक किस अनुच्छेद में कौन सा नीति निदेशक तत्व दिया गया है, नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। ये एक एक अनुच्छेद हम समझेंगे।
सबसे पहला अनुच्छेद लेते हैं, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 में सीधे सीधे कोई नीति निर्देशक तत्व नहीं दिया गया है, अपितु अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य क्या होगा, किस तरह से काम करेगा, किस तरह से नीति बनाएगा और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 37 की हम बात करें, अनुच्छेद 37 मैंने आपको बताया था अभी इसी वीडियो में आगे कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकार वाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होंगे, इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होगी, इनका पालन नहीं करने पर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, हम राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। ये प्रावधान अनुच्छेद 37 में किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होंगे, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु ये शासन के लिए आधारभूत होंगे। राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से इनको लागू करना पड़ेगा या लागू करने के प्रयास करने पड़ेंगे। ये प्रावधान किया गया है, लेकिन इनको वाद योग्य नहीं बनाया गया है। अब हम लेते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण के लिए समाज में व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण के लिए समाज में समस्त प्रकार की व्यवस्था बनाएगा। अर्थात अनुच्छेद 38 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे कि समाज में सभी वर्गों का, लोगों का कल्याण हो और लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करते रहे। शिक्षा की व्यवस्था बनाए, चिकित्सा की व्यवस्था बनाए, कानून व्यवस्था बनाए, पेयजल की व्यवस्था बनाए, मतलब ऐसी सारी व्यवस्था जो जनता के कल्याण से जुड़ी हुई हों वो राज्य के द्वारा बनाई जाएंगी, राज्य का दायित्व होगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 38 में दो और सब अनुच्छेद हैं, दो और अनुच्छेद जोड़े गए इसमें, अनुच्छेद 38 क और अनुच्छेद 38 ख। अनुच्छेद 38 क में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 38 क में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान है। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, जनता का कल्याण करने वाले राज्य की स्थापना होगी। अर्थात राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण करना होगा, जनता का कल्याण करना होगा। अनुच्छेद 38 ख में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 38 ख में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 38 ख ये प्रावधान करता है, राज्य को निर्देश देता है कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, पैसे वाला पैसे से पैसे कमा रहा है, गरीब को खाने को रोटी भी नहीं है। ऐसी स्थितियां हमारे देश में हैं और बहुत सारे देशों में हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 38 ख ये प्रावधान करता है कि राज्य बाकायदा नीति बनाए, कानून बनाए, ऐसी नीति ऐसी कानून बनाए कि समाज में असमानता को नहीं बढ़ने दे, आय की असमानता को नहीं बढ़ने दे, आय की असमानता को कम करे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा अमीरी नहीं हो, अपितु सामाजिक रूप से गरीब लोगों को ऊपर किया जाए, उनका भी उत्थान किया जाए। ऐसी भावना अनुच्छेद 38 ख में दी गई है। अनुच्छेद 39 की हम बात करें, नीति निर्देशक तत्वों का सबसे व्यापक अनुच्छेद है अनुच्छेद 39, जिसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे निर्देश राज्य को इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 ये प्रावधान करता है, ये कहता है कि राज्य के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तत्व अनुकरणीय होंगे। राज्य के द्वारा निम्न महत्वपूर्ण तत्व अनुकरणीय होंगे, अर्थात जिनका राज्य अनुकरण करेगा। अब वो कौन कौन से तत्व अनुच्छेद 39 में दिए गए जो अनुकरणीय हैं, जिनका राज्य अनुकरण करेगा, ऐसे हम तत्वों की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 39 में 6 ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 अनुच्छेद 39 ए, इसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद 39 ए में ये प्रावधान है, स्त्री पुरुष को जीवन जीने का समान अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 39 ए ये प्रावधान करता है, राज्य को निर्देश देता है कि वो ऐसी नीति बनाए, कानून बनाए
ऐसी नीति बनाए, राज्य ऐसा कानून बनाए कि स्त्री और पुरुष को जीवन जीने का समान अधिकार होना चाहिए। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, समानता या भेदभाव नहीं होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों को जीवन जीने का समान अधिकार होना चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 39A में किया गया है। अनुच्छेद 39B में ये प्रावधान किया गया है कि देश के संसाधनों का सामूहिक उपयोग होना चाहिए। राज्य ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए कि देश के जो संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन और अन्य संसाधन, उनका सामूहिक उपयोग हो, अर्थात देश के सभी नागरिक उनका उपयोग कर सकें। गिने चुने हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में, पैसे वालों के हाथों में वो संसाधन एकीकृत नहीं हो जाएं, वो संसाधन सिमट कर नहीं रह जाएं, उनका सभी के द्वारा सामूहिक उपयोग किया जाए। ऐसी नीति, ऐसे कानून राज्य बनाए। अनुच्छेद 39C धन के केंद्रीयकरण पर रोक का प्रावधान करता है। धन के केंद्रीयकरण पर रोक। धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, लोगों में धन के संचय की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ गिने चुने पूंजीपति अपने संसाधनों के माध्यम से देश के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं और उन संसाधनों का एकत्रीकरण कर लेते हैं, जिससे देश में असमानता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। अतः अनुच्छेद 39C धन के केंद्रीकरण पर रोक लगाने का निर्देश देता है राज्य को कि राज्य ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए कि धन के केंद्रीकरण पर रोक हो। अनुच्छेद 39D। अनुच्छेद 39D बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में, प्रतियोगिताओं के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 39D में किया गया है, अनुच्छेद 39G में किया गया है। राज्य ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए कि समान कार्य करने वाले व्यक्तियों को, समान कार्य करने वाले दो व्यक्तियों को, समान कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को या समान कार्य करने वाले सभी स्त्री व पुरुषों को वेतन समान मिलना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 39D के बाद अनुच्छेद 39E। अनुच्छेद 39E स्वास्थ्य के अनुसार कार्य की उचित दशाएं। राज्य ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए कि जो व्यक्ति काम करते हैं, जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कार्य की उचित दशा मिलनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सकें और स्वस्थ रहकर वो काम कर सकें। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि लोग अस्वस्थ हो जाएं, बीमार हो जाएं, उनका स्वास्थ्य उन परिस्थितियों में काम करने के योग्य नहीं हो और उनका स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ जाए, उनका जीवन संकट में पड़ जाए। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपितु सभी कामगार वर्गों को, श्रमिक वर्गों को स्वास्थ्य के अनुसार कार्य की उचित दशा प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ऐसी नीति, ऐसे कानून राज्य बनाए। ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39E में। अनुच्छेद 39F बालकों के लिए स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन। अनुच्छेद 39A बालकों के लिए स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन का प्रावधान करता है। अर्थात ये प्रावधान करता है कि राज्य बालकों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए कि उनका जीवन स्वस्थ हो, उनका जीवन गरिमापूर्ण हो, उनको शिक्षा मिले, उनको पोषण मिले, उनको संरक्षण मिले। ऐसी नीति, ऐसे कानून बनाए। अनुच्छेद 39F में प्रावधान किया गया है कि बालकों के लिए स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नीतियाँ होनी चाहिए, कानून होने चाहिए। अनुच्छेद 39 में एक और अनुच्छेद है जो बाद में नया जोड़ा गया है, जिसको हम अनुच्छेद 39(1) कह सकते हैं, अनुच्छेद 39 कह सकते हैं, अनुच्छेद 39 भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 39A भारत के सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। अर्थात अनुच्छेद 39(1) राज्य को या सरकार को निर्देश देता है कि वो सभी को न्याय समान रूप से उपलब्ध करवाए। सभी के लिए न्यायालय समान रूप से खुले होने चाहिए, न्यायालय तक सभी की पहुंच समान रूप से होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, तो उसको कानून की सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति गरीबी के कारण, पैसे के अभाव के कारण न्यायालय में जाने से वंचित हो जाए, न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जाए, उसके साथ अन्याय हो जाए। अतः राज्य का ये दायित्व है कि सभी के लिए न्याय की समान व्यवस्था करे, न्याय तक सभी की पहुंच समान रूप से हो और गरीब को कानूनी की सहायता निःशुल्क दी जानी चाहिए।
इसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए जिससे कि शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो और गांव के लोगों को अपने ग्राम स्तर पर अपने गांव का कल्याण करने, अपने गांव का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 41 में जो नीति निर्देशक तत्व यह है, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 ये प्रावधान करता है, राज्य को या सरकार को निर्देश देता है कि कुछ दशाओं में, कुछ विशेष या विपरीत दशाओं में लोगों को काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता या सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा। और अगर लोग, जनता राज्य से काम मांगती है तो काम देना पड़ेगा, शिक्षा मांगती है तो शिक्षा देनी पड़ेगी, और यदि सरकारी सहायता, लोक सहायता मांगती तो वो भी देनी पड़ेगी। ऐसे नीति, ऐसे कानून राज्य बनाए। अनुच्छेद 41 में जो ये प्रावधान किया गया है, इसी के अंतर्गत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रावधान किए हैं, कानून बनाया है। नरेगा, मनरेगा जिसको हम कहते हैं, काम के लिए नरेगा जैसी योजना, गारंटेड रोजगार योजना, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, महिला पेंशन, ये सारी जो नीतियाँ जो गरीब वर्गों के कल्याण के लिए बनी हुई है, ये अनुच्छेद 41 में इनका प्रावधान किया गया है, या अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही सरकार के द्वारा ये बनाई जाती हैं लगभग। यह है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 42 में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 42 राज्य को या सरकार को निर्देश देता है कि सभी कामगार वर्गों को, श्रमिक वर्गों को काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति न्याय संगत और मानवोचित दशा में काम करे। अन्याय संगत और अमानवीय दशाओं में किसी से भी कोई काम नहीं करवाया जाना चाहिए। और प्रसूति सहायता का प्रावधान भी अनुच्छेद 42 में है। प्रसूति सहायता का मतलब है कि जो प्रसूता स्त्री है उसको प्रसव के समय सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, सरकारी सहायता दी जानी चाहिए, ताकि गरीबी, गांव में बहुत गरीबी है, गरीब महिलाएं पैसे के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण चिकित्सालय में नहीं जा सकती, खर्चा नहीं उठा सकती। अतः प्रसव के समय सरकारी अस्पतालों में प्रसव होना चाहिए और वहाँ पर उनको सरकारी सहायता दी जानी चाहिए ताकि वो चिकित्सालय आ सकें, सुरक्षित प्रसव करवा सकें। अनुच्छेद 43 में 3 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अनुच्छेद 43 क और 43 ख। पहले हम अनुच्छेद 43 की बात करते हैं। अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रावधान है। कामगार या मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान कि प्रत्येक कामगार को, प्रत्येक श्रमिक को, प्रत्येक मजदूर को इतनी मजदूरी आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए जिससे कि उनके जीवन का निर्वाह हो सके। और इसीलिए आज प्रत्येक क्षेत्र में मजदूरी की दर सरकार तय करती है, और सरकार जितनी मजदूरी की दर तय करती है कि कुशल श्रमिक को क्या मिलेगा, अकुशल को क्या मिलेगा, अर्धकुशल को क्या मिलेगा, कारखाना श्रमिक को क्या मिलेगा, औद्योगिक श्रमिक को क्या मिलेगा, नरेगा श्रमिक को क्या मिलेगा, ये मजदूरी की दर सरकार स्वयं तय करती है। और उतनी मजदूरी हमें आवश्यक रूप से देनी होती है मजदूरों को, ताकि उनके जीवन का निर्वाह हो सके महंगाई के आधार पर। कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रावधान भी इसी अनुच्छेद 43 में किया गया है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योगों की स्थापना करे जिससे कि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। अनुच्छेद 43 में 43 क और 43 ख 2 अनुच्छेद और बाद में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 43 में प्रावधान है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। सरकार ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में जो उसका प्रबंधन मंडल होता है, मैनेजमेंट बोर्ड होता है, उसमें कामगारों की भी भागीदारी या सहभागिता होनी चाहिए, ताकि औद्योगिक इकाइयाँ कामगारों का या मजदूरों का शोषण नहीं कर सके, उनका अहित नहीं कर सके, उनका नुकसान नहीं कर सकें।
इसी प्रावधान के अंतर्गत आज प्रत्येक औद्योगिक इकाई में एक श्रमिक यूनियन होती है, मजदूर यूनियन होती है, और उस श्रमिक यूनियन या मजदूर यूनियन का जो लीडर होता है, जो नेता होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो उस औद्योगिक इकाई के मैनेजमेंट बोर्ड का सदस्य होता है, ताकि मजदूरों के हितों की सुरक्षा हो सके, उनका शोषण नहीं हो, उनका अहित नहीं हो। अनुच्छेद 39 ख में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 39 क सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अगर कोई भी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर कोई सहकारी समिति बनाते हैं, उस सहकारी समिति से अपने आप को और अपने आस पड़ोस के लोगों को कोई रोजगार देते हैं, तो सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को नीति बनाकर, कानून बनाकर ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 44 पर। अनुच्छेद 44 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, इक्वल सिविल कोड। भारत के सभी नागरिकों की नागरिक संहिता एक समान होनी चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत के जो नागरिक हैं उनके विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इनके नियम कानून एक समान होने चाहिए। लेकिन भारत में अभी तक समान नागरिक संहिता का कानून नहीं बनाया गया है। अभी तक के समान नागरिक संहिता के नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं किया गया है, और यही कारण है कि आज देश में समान नागरिक संहिता नहीं है। हिंदुओं के विवाह, तलाक आदि के जो नियम है, कानून है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा संचालित होते हैं। मुसलमानों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून लागू होते हैं। हालांकि गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। इक्वल सिविल कोड केवल गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 45 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तथा जन्म से 6 वर्ष के बालकों की देखरेख का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 ये प्रावधान करता है, राज्य को या सरकार को ये निर्देश देता है कि राज्य नीति बनाकर, कानून बनाकर उन बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे जो गरीब हैं, जो निर्धन बालक हैं, बीपीएल बालक हैं। उनके लिए शिक्षा के निःशुल्क व अनिवार्य व्यवस्था की जानी चाहिए, और जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो बालक है उसकी संपूर्ण देखरेख की नीति व कानून राज्य के द्वारा बनाए जाने चाहिए। उनको भरपूर पोषण मिले, उनको पोषण के साथ साथ जो है दवाइयाँ, टीके इत्यादि की उनके लिए व्यवस्था हो, कोई बीमारी या महामारी नहीं फैले, उनकी देखरेख का प्रावधान होना चाहिए। प्रावधान भी अनुच्छेद 45 में किया गया है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर हम बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात कर रहे हैं जो अनुच्छेद 45 में किया गया है, और इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षा का मूल अधिकार बना। शिक्षा का ये नीति निर्देशक तत्व है। इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक कानून बनाया। राजस्थान में 2010 अप्रैल 2010 से कानून लागू किया गया, और भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राजस्थान में 29 मार्च 2011 से लागू हुआ ये कानून, और इसके अंतर्गत ये प्रावधान कर दिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बालकों को वो निःशुल्क दी जाएगी, अनिवार्य दी जाएगी गरीब वर्ग के बालकों को। अनुच्छेद 46 की हम बात करें तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग या पिछड़े वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 46 ये प्रावधान करता है कि सरकार ऐसी नीति बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे कि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य दुर्बल वर्ग जो हैं उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, और शिक्षा के लिए अर्थ या धन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि शिक्षा के माध्यम से इन वर्गों का कल्याण किया जा सके। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 47 राज्य या सरकार को निर्देश देता है कि वो लोगों के पोषाहार के स्तर को ऊंचा करे, खान पान के स्तर को ऊंचा करे,
लोगों को शुद्ध खान पान की वस्तुएं मिलें, मिलावट रहित वस्तुएं मिलें और खान पान की वस्तुओं में जो शराब है, अफीम है, तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ऐसी हानिकारक चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 47 में किया गया है। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोगों को जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, उन्हें शुद्ध पानी मिले, उन्हें शुद्ध हवा मिले, बिजली मिले, शिक्षा मिले, सड़कें मिलें ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। और लोग स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक चीज़ों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वास्थ्य की सेवाएं भरपूर रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 47 में किया गया है। पोषाहार के स्तर को ऊँचा करने, जीवन के स्तर को ऊँचा करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रावधान। अनुच्छेद 48 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को निर्देश देता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए, उनका उत्तम प्रबंधन होना चाहिए, इनका विकास होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि और पशुपालन पर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी निर्भर है। अतः कृषि व पशुपालन के संगठन करने का, उत्तम प्रबंधन करने का, तकनीकी प्रबंधन करने का निर्देश सरकार को अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 कै 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 कै, अनुच्छेद 48 कै में जो प्रावधान है वह है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 48 कै राज्य को या सरकार को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, उसका संवर्धन अर्थात और अधिक विकास करे, साथ में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करे। क्योंकि पर्यावरण, वन, वन्य जीव ये हमारे जीवन के मूलभूत आधार हैं, हमारे प्राकृतिक चक्र के मूलभूत आधार हैं, शुद्ध वातावरण या पर्यावरण के मूल आधार हैं। इनके संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 48 कै में किया गया है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य या सरकार को निर्देश देता है कि वो जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करे, उनका संवर्धन करे, उनको सुरक्षित रखे, मेंटेन रखे। ये प्रावधान इसमें किया गया है। और आज हमारा पुरातात्विक विभाग जो है, वो देवस्थान विभाग है, जो वो इन राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान और वस्तुएं हैं, जैसे किले हैं, महल हैं, बावड़ियाँ हैं, संग्रहालय हैं, इनका संरक्षण करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 50 में। अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होगी। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई नियंत्रण नहीं होगा, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिल सके। अनुच्छेद 51 लास्ट अनुच्छेद इस टॉपिक का, अनुच्छेद 51 विश्व शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 51 राज्य को या सरकार को निर्देश देता है कि वो पूरे विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करे। हमारी सरकार कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करे कि हमारे पड़ोसियों के साथ और विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध खराब हो, अशांति उत्पन्न हो, असुरक्षा उत्पन्न हो। अतः विश्व शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, चार नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। एक अनुच्छेद 39F, एक अनुच्छेद 39 कै, एक अनुच्छेद 43 कै और एक अनुच्छेद 48 कै। ये चारों जोड़े गए 42वें संशोधन के द्वारा। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38A और B जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 कै जोड़ा गया। और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में एक प्रावधान जोड़ा गया, जन्म से 6 वर्ष के बालकों की देखरेख का प्रावधान जोड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं नीति निर्देशक तत्वों की। इसके बाद